everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 5 एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। मतलब चैप्टर नंबर 1 to 5 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं वन शॉट के अंदर। अब आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। अगेन ये एक वन शॉट लेक्चर है, एक ही वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे, वो भी काफी डिटेल में। प्लस देखो जितने भी नोट्स मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये सारे नोट्स मैंने आपके एनसीईआरटी से बनाए हैं। ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है NY क्लासेस बाय नेहा जांगिड। तो ये सारे नोट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कलेक्ट कर सकते हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। शुरू करें। देखो चैप्टर का क्या नाम है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। इस चैप्टर में हमें 3 बातें कवर करनी है। सबसे पहले हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे कि बिजनेस की क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, किन किन लोगों के टूवर्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन हम लोग पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में बिजनेस का क्या रोल है, और सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस एथिक्स के बारे में। शुरू करते हैं फटाफट से। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है। देखो 2 वर्ड्स है यहाँ पर, एक है सोशल, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है सोसाइटी के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि किसी भी बिजनेस की सोसाइटी यानी कि समाज के टूवर्ड्स क्या जिम्मेदारी बनती है। देखो कोई भी जो बिजनेस है वो सोसाइटी में ऑपरेट करता है। बिजनेस को काम करने के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा का सारा रॉ मटेरियल उसे कहाँ से मिलता है, सोसाइटी से मिलता है। बिजनेस को काम करने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट है, लेबर उसे कहाँ से मिलती है, सोसाइटी के ही लोग हैं, तो लेबर भी किसका पार्ट है, सोसाइटी का ही पार्ट है। और बिजनेस अल्टीमेटली अपना प्रोडक्ट बना के बेचता भी किसे है, सोसाइटी को ही बेचता है। प्लस अगर बिजनेस एग्जिस्ट करता है तो आप देख लो, अगर किसी भी एरिया में कोई बिजनेस है तो इतने सारे कस्टमर्स आते हैं, इतनी भीड़ रहती है, आए दिन ट्रक्स आते हैं, सामान आता है, अनलोड होता है, कभी लोड होता है, तो बहुत ज्यादा भीड़ भड़क्का होता है। बिजनेस कितना सारा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, मशीनें वगैरह चलती है, नॉइस पॉल्यूशन भी होता है। सोचो अगर ये सोसाइटी समाज कोऑपरेट ना करे तो क्या बिजनेस स्मूथली चल सकता है, नहीं चल सकता। समाज कोऑपरेट करता है, सोसाइटी कोऑपरेट करती है, इसलिए बिजनेस स्मूथली चलता है। दिस इज द रीजन कि बिजनेस सब कुछ सोसाइटी से ले रहा है तो बिजनेस की सोसाइटी के टूवर्ड्स भी एक जिम्मेदारी बनती है। इस जिम्मेदारी को हम लोग बोल देते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो जो बिजनेस है उसकी सोसाइटी के टूवर्ड्स क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कस्टमर्स को अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचे, रीजनेबल प्राइस पर बेचे, सस्ते दामों पर बेचे, कंटिन्यूअसली टैक्स पे करे, कभी भी टैक्स की चोरी ना करे। अगर फूड से रिलेटेड कोई चीज है, खाने पीने का आइटम है, तो उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए किसी तरह का। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करे, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिजनेस जो है वो बैकवर्ड एरियाज में भी अपनी ब्रांचेस वगैरह डाले ताकि बैकवर्ड एरियाज का भी डेवलपमेंट हो। या फिर आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामी, फ्लड्स वगैरह आते हैं, तो बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं। ये सब किस में आता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के टूवर्ड्स जिम्मेदारी। समझ में आ गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, पढ़ के देखो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशन, ये बिजनेस का ऑब्लिगेशन है, बिजनेस की जिम्मेदारी है, टू टेक दोस डिसीजंस कि बिजनेस ऐसे डिसीजंस ले, एंड परफॉर्म दोस एक्शंस, और बिजनेस के एक्शंस यानी कि बिजनेस का काम ऐसा होना चाहिए विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी। बिजनेस ऐसे डिसीजंस ले, बिजनेस का काम ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी के लिए डिजायरेबल है, जैसा सोसाइटी चाहती है। ऐसे काम बिजनेस करे जो सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल है। बिजनेस हर वो काम करे जो सोसाइटी के लिए डिजायरेबल है, जो सोसाइटी चाहती है, जिससे सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो, जो काम सोसाइटी की नजरों में वैल्यूएबल है। समझ में आया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है। एक डेफिनेशन और देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू द वॉलंटरी एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग। अब देखो ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, ये पूरी तरह से वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब है कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कुछ भी यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। बिजनेस का मन करता
करता है तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करे, बिजनेसमैन का मन नहीं करता तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना करे। बिजनेसमैन का मन है तो वो फ्लड अफेक्टेड एरियाज, फ्लड अफेक्टेड जो विक्टिम्स हैं उन्हें डोनेशन देगा, मन नहीं है तो नहीं देगा। समझ में आई बात? तो ये पूरा का पूरा वॉलंटरी है, बिजनेसमैन की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो सोसाइटी की वेलबींग के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। क्लियर हो गया? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है कि बिजनेस सब कुछ सोसाइटी से ले रहा है तो उसकी सोसाइटी के टूवर्ड्स भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। इस जिम्मेदारी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? वॉलंटरी है, कोई कंपल्सरी यहां पर कोई जबरदस्ती कुछ नहीं है। करेक्ट है? अब देखो हम लोग बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या है? देखो कुछ लोग बोलते हैं कि बिजनेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। ये लोग इस चीज के फेवर में हैं। ये लोग बोलते हैं कि बिजनेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। तो 8 पॉइंट्स है हमारे पास में आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि बिजनेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करनी चाहिए। अगर बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही पूरी करता रह जाएगा तो बिजनेस कभी भी अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। बिजनेस अपने मेन काम पर फोकस ही नहीं कर पाएगा अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही पूरा करता रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लोग कहते हैं कि बिजनेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर पूरी करनी चाहिए। नंबर 1 क्या है? जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। ये लोग कहते हैं अगर बिजनेस को सर्वाइव करना है, अगर बिजनेस को सोसाइटी में एग्जिस्ट करना है, ग्रो करना है, प्रॉस्पर करना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, बिजनेस का काम क्या होता है? सोसाइटी को अच्छे गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल करवाना, सोसाइटी को वो गुड्स और सर्विसेज देना जिसकी सोसाइटी को वांट है, जिसकी सोसाइटी को रिक्वायरमेंट है। मतलब बिजनेस का काम क्या है? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना। अगर बिजनेस इन ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर देगा तो बिजनेस क्या करेगा? प्रॉफिट्स अर्न करेगा। प्रॉफिट्स अर्न करेगा तभी बिजनेस सर्वाइव कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, ग्रो कर सकता है। तो सही है ना? अगर बिजनेस सोसाइटी की नीड्स को पूरा करेगा, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेगा तो प्रॉफिट अर्न करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा तो बिजनेस एग्जिस्ट भी कर सकता है, ग्रो भी कर सकता है। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। अगर किसी भी फर्म को, किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म में ग्रोथ हासिल करनी है, लॉन्ग टर्म में सक्सेस हासिल करनी है लंबे समय में, तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करे। अगर बिजनेस का मेन मकसद है सर्विस टू सोसाइटी, बिजनेस का मेन मकसद है कि बिजनेस को तो सोसाइटी को सर्व करना है, तो ऐसा बिजनेस हमेशा लॉन्ग टर्म में सक्सेस हासिल करता है। क्योंकि लोगों को लगता है कि यार ये बिजनेस हमारे बारे में सोच रहा है तो लोग कोऑपरेट करते हैं। लेकिन अगर मान लो सोसाइटी के जो मेंबर्स है, सोसाइटी के मेंबर्स में सब आ जाते हैं, सोसाइटी के मेंबर्स में वर्कर्स भी आ जाते हैं, सोसाइटी में कंज्यूमर्स भी आ जाते हैं, शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी आ जाती है। इन लोगों को अगर लगता है कि बिजनेस हमारे बारे में नहीं सोच रहा है तो कहीं ना कहीं ये कोऑपरेट करना बंद कर देंगे। ये लोग ही कोऑपरेट नहीं करेंगे तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। तो सर्वाइव करना है तो बिजनेस को कहीं ना कहीं सोसाइटी को, सब लोगों को सर्व करना पड़ेगा। थर्ड है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई भी बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मान लो खाने पीने का कोई काम है, कोई भी चीज है तो अडल्ट्रेशन, मिलावट नहीं होनी चाहिए, नकली पनीर मत बेचो, नकली मावा मत बेचो, नकली मिठाइयाँ मत बेचो, सरकार को रेगुलरली आप टैक्सेस पे करो, टैक्सेस की चोरी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का खराब एडवर्टीजमेंट मत दो, फ्रॉडुलेंट मिसलीड मत करो, कुछ भी फ्रॉड वगैरह मत करो, तो अपने आप गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी ना। तो वही है, अगर आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करोगे तो कहीं ना कहीं सरकार आपके कामों में इंटरफेयर नहीं करेगी। अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रेगुलेशंस होंगे, सरकार आपके बिजनेस में इंटरफेयर करेगी, कहीं ना कहीं आपकी फ्रीडम कम हो जाएगी। करेक्ट है? फोर्थ आता है मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी का मतलब है कभी भी अगर सोसाइटी के मेंबर्स को लगता है कि बिजनेस हमारे हित में काम नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल वर्कर्स को लगता है कि यार हमसे काम ज्यादा करवाया जा रहा है, वर्कर्स आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, लेकिन हमें पे कम करा जा रहा है, तो वो स्ट्राइक करेंगे, मारताड़ करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। अगर कंज्यूमर्स को लगता है हमारे खाने में मिलावट है, कुछ ना कुछ हमें गलत दिया जा रहा है, मारताड़ करेंगे, स्ट्राइक वगैरह करेंगे, बिजनेस के अगेंस्ट आवाज उठाएंगे। तो अगर बिजनेस चाहता है कि किसी भी तरह की एंटी सोशल एक्टिविटीज उसके खिलाफ ना हो, कोई मारकाट ना हो, कोई यहां पर स्ट्राइक्स वगैरह ना हो, कांच वांच ना फोड़े जाए, बिजनेस अगर चाहता है सोसाइटी मेंटेन रहे तो उसे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी।
फिफ्थ आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। देखो बिजनेस के पास में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। एक जो जॉब क्लास वाला बंदा है ना, वो इतना ही कमाता है कि वो अपना पेट भर सके, अपनी फैमिली का पेट भर सके, खुद के लिए अच्छा घर गाड़ी ले लेगा। लेकिन बिजनेसमैन की वजह से सोसाइटी का भला होता है, इतनी सारी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है बिजनेसमैन, बहुत लोगों को इंप्लॉयमेंट देता है, तो उसकी वजह से सोसाइटी का भला होता है। तो देखो बिजनेस के पास में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज कोई कमी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बहुत सारा टैलेंटेड मैनेजरियल स्टाफ होता है, बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं जिनके पास में बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। तो इस फाइनेंशियल रिसोर्स, पैसे से और इतने सारे ह्यूमन रिसोर्सेज की हेल्प से बिजनेस जो है वो बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। तो इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इन सारे रिसोर्सेज की वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकता है, समाज का कल्याण कर सकता है, समाज का भला कर सकता है। सिक्स्थ है कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। देखो बिजनेसमैन का तो काम ही क्या होता है, उसे जहां पर प्रॉब्लम दिख रही है ना, वो उस प्रॉब्लम को, उस रिस्की सिचुएशन को एक प्रॉफिटेबल डील में कन्वर्ट कर देता है। बिजनेसमैन यही करता है, उसे कोई प्रॉब्लम मिल रही है तो वो उस प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह लेता है और उसे एक प्रॉफिटेबल डील में कन्वर्ट करता है। वैसे ही अगर बिजनेस को लगता है सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो उस सोसाइटी की प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह लेता है और उसे सॉल्व करने के लिए उसे प्रॉफिटेबल डील में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो बिजनेस इनडायरेक्टली क्या कर देता है, सोशल प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। सेवेंथ आता है बेटर एनवायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो बिजनेस के आसपास का जो एनवायरमेंट है, जितने भी लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह है, सप्लायर्स वगैरह है, सबके साथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम्स है, अच्छा एनवायरमेंट नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं, तो ऐसे एनवायरमेंट में, ऐसी कम्युनिटी में बिजनेस भी इजीली सर्वाइव नहीं कर सकता। तो बेटर है बिजनेस खुद ही सोशल प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करे बिजनेस, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर होगी, बैकवर्ड एरियाज में अपनी ब्रांचेस वगैरह एस्टैब्लिश करे, उन एरियाज का भी डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो अपने आप एक अच्छी कम्युनिटी डेवलप होगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, लोगों के हाथ में पैसा होगा, लोग डिमांड करेंगे, बिजनेस प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट्स कमाएगा। तो वही है, अगर बिजनेस सोशल प्रॉब्लम्स को दूर करता है तो वो एक अच्छी कम्युनिटी को जन्म देता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बिजनेस के सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट आता है होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स के लिए बिजनेस को जिम्मेदार ठहराया जाता है। जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, हम बिजनेस को जिम्मेदार ठहराते हैं कि इतना सारा स्मोक निकल रहा है चिमनीस वगैरह से, इतना सारा जो केमिकल से भरा हुआ पानी है वो नदियों में बहाया जा रहा है, हम बिजनेस को जिम्मेदार ठहराते हैं। अनसेफ वर्क प्लेसेस है, फीमेल सुरक्षित नहीं है, इसके लिए हम बिजनेस, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज वगैरह को जिम्मेदार ठहराते हैं। इतना भ्रष्टाचार, करप्शन होता है, उसके लिए हम बिजनेस को जिम्मेदार ठहराते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस होती हैं, जेंडर के बेसिस पर भेदभाव होते हैं, मेल्स को पे ज्यादा करा जा रहा है, फीमेल्स को पे कम करा जा रहा है, इन सब चीजों के लिए हम बिजनेस को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो बिजनेस अपने आप को जिम्मेदार ना ठहरने दे, इसके लिए बेटर है बिजनेस खुद ही इन सोशल प्रॉब्लम्स को दूर कर दे, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करे। समझ में आया? तो ये 8 तो क्या थे, आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बिजनेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना क्यों जरूरी है। समझ में आया? अब कुछ लोग ये बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि अगर बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही पूरा करता रह जाएगा, समाज के बारे में ही सोचता रहेगा, तो वो खुद के बारे में कब सोचेगा, वो अपने प्रॉफिट्स कैसे अर्न करेगा। बिजनेस का मेन मकसद पैसा कमाना है, तो ये लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट है। नंबर 1 है वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ये लोग कहते हैं कि बिजनेस का मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट्स अर्न करना, यही होता है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। लेकिन अगर बिजनेस सिर्फ और सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ही बातें करता रहेगा तो वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के गोल को पूरा नहीं कर पाएगा, विच इज नॉट गुड फॉर बिजनेस। जबकि बिजनेस का मेन काम होना चाहिए प्रॉफिट्स अर्न करना। अगर वो प्रॉफिट्स अच्छे अर्न करेगा तो मतलब वो हमारे कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपने आप देश का भला हो जाएगा। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं बिजनेस जो है वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के गोल से भटक जाता है। सेकेंड है बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। देखो ये लोग कहते हैं अगर बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब समाज के लिए कुछ ना कुछ, तो उसका एक अच्छा खासा खर्चा आता है। फॉर एग्जांपल मान लो बिजनेस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सोसाइटी को सेफ एनवायरनमेंट देना है, तो उसका खर्चा आएगा। बिजनेस अगर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, पेड़ वगैरह उगाड़ता है, कुछ भी स्टेप्स लेता है, इन सब चीजों की एक कॉस्ट आती है। ऑब्वियस सी बात है ये कॉस्ट बिजनेसमैन अपनी जेब से तो बियर करेगा नहीं, बिजनेसमैन
बिजनेसमैन है, प्रॉफिट कमाना चाहता है, अपनी जेब से थोड़ा ना बियर करेगा, वो इसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, वो अपने प्रोडक्ट को महंगे में बेचेगा, इस पैसे की वसूली वो किससे करेगा, कंज्यूमर से करेगा। तो इनडायरेक्टली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर जितना भी खर्चा आ रहा है उसका अल्टीमेट बर्डन तो कस्टमर्स पर शिफ्ट हो गया ना, प्रोडक्ट महंगा हो गया। तो ये तो गलत है कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर अपने कस्टमर्स को लूट रहे हो। थर्ड है लैक ऑफ सोशल स्किल्स। ये लोग कहते हैं, जो लोग इस चीज के अगेंस्ट है, वो लोग कहते हैं अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है देन इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग। आपको सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके पास में सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये बिजनेसमैन का काम नहीं होता, बिजनेसमैन इन काम में एक्सपर्ट नहीं होता, इसके लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेटर है बिजनेस ये काम ना करे, ये काम किसे सौंपा जाए, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को सौंपा जाए जिनके पास में इस काम के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग है। लास्ट आता है लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर बिजनेस किसी भी सोशल प्रोग्राम में इंटरफेयर करता है, अगर बिजनेस सोसाइटी की चीजों में इंटरफेयर करता है ना, तो पब्लिक को कभी भी ये चीज पसंद नहीं आती कि बिजनेस किसी भी तरह के सोशल प्रोग्राम में इंटरफेयर करे। सोसाइटी चाहती है बिजनेस अलग रहे, प्रोफेशनल रहे, हमारी चीजों में इंटरफेयर ना करे। तो अगर बिजनेस कुछ ना कुछ करना भी चाहता है सोसाइटी के लिए, वो सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी चाहता है, तो पब्लिक ही सपोर्ट नहीं कर रही, उसे पब्लिक कॉन्फिडेंस ही नहीं मिल रहा, पब्लिक का कोऑपरेशन ही नहीं मिल रहा। बिना पब्लिक सपोर्ट, बिना पब्लिक के कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशन के बिजनेस सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। अकेला बिजनेस क्या ही कर लेगा। समझ में आई मेरी बात? करेक्ट है, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। तो हम लोगों ने देख लिया भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लिया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना क्यों जरूरी है, एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देख लिया कि भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना जरूरी क्यों नहीं है। आगे देखो बात करते हैं काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो 4 तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नंबर 1 होती है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक मतलब पूरी तरह से किससे रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है। सेकंड आता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कानून से रिलेटेड है, जो कानून बोलेगा, जो लॉ बोलेगा वो करना पड़ेगा। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये होता है ना, ये कोई कानून से रिलेटेड नहीं होता है, सोसाइटी ने बना लिया है, सोसाइटी में जैसे हम लोग बिहेवियर होता है ना हमारा, उससे कुछ ना कुछ डिसाइड हो गया है दैट दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, हमें सच बोलना चाहिए, ये एथिकली राइट है, जो झूठ बोल रहा है वो एथिकली गलत है, हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, छोटों से प्यार से बात करनी चाहिए, ये सब चीजें एथिकली राइट हैं। झूठ बोलना, गाली देना, लड़ाई वगैरह करना, ये चीजें क्या है, एथिकली रॉन्ग है। तो ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है दीज थिंग्स आर अप टू यू, वॉलेंटरी है, अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो, इट इज टोटली अप टू यू। कहीं अर्थक्वेक्स आ गए, अब आपको उन लोगों को हेल्प करनी है, डोनेशन देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो, ये एंटायरली आपके ऊपर है, समाज सेवा। तो 4 तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल और डिस्क्रिशनरी। 1 बाय 1 डिस्कस करें। नंबर 1 क्या है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ही आसान सा है। देखो एक बिजनेस क्या होता है, एक इकोनॉमिक एंटिटी है, मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी बताया था, बिजनेस क्या होता है, एक इकोनॉमिक एंटिटी है। मतलब बिजनेस का मेन मकसद क्या होता है, पैसा कमाना, प्रॉफिट्स अर्न करना, समाज सेवा के लिए कुछ काम नहीं होता यहाँ पर। तो बिजनेस की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स और सर्विसेज बनाए जिसकी सोसाइटी को रिक्वायरमेंट है। बिजनेस वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करे जिनकी सोसाइटी को वांट है, जो सोसाइटी चाहती है, और फिर उन चीजों को सोसाइटी को सेल करे प्रॉफिट पर। बिजनेस वो गुड्स और सर्विसेज बनाए जिनकी सोसाइटी को रिक्वायरमेंट है, और फिर उन चीजों को लोगों को बेचे, सोसाइटी को बेचे प्रॉफिट पर, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए। ये बिजनेस का मेन मकसद होता है ना, इसी को हम लोग बोल देते हैं बिजनेस की क्या है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉफिट्स अर्न करना। करेक्ट हो गया। एन एंटरप्राइज इज एन इकोनॉमिक एंटिटी एंड इट्स प्राइमरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इकोनॉमिक। बिजनेस की मेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इकोनॉमिक होती है। इसका मतलब प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट सोसाइटी वांट्स, वो गुड्स और सर्विसेज बनाना जो सोसाइटी चाहती है, एंड सेल देम एट प्रॉफिट, और उन गुड्स और सर्विसेज को प्रॉफिट्स पर बेचना, अच्छे खासे प्रॉफिट्स अर्न करना, दिस इज इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आया। सेकेंड होता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आसान सा है, देखो हर कंट्री के अंदर कानून होता है, बहुत सारे लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। उन लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस के दायरे में रहकर काम करना, उन्हें ओबे करना, उन्हें फॉलो करना, दैट इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
एवरी बिजनेस हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑपरेट विद इन द लॉस ऑफ द लैंड। हर बिजनेस की जिम्मेदारी है कि वो हमारे देश का जो लॉ है उसके दायरे में रहकर काम करे। सिंस दीज लॉस आर मेंट फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी, ये लॉस हमारी सोसाइटी के लिए भी बनाए गए हैं। अ लॉ अबाइडिंग एंटरप्राइज इज अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज एज वेल। और लोगों का मानना है अगर कोई एंटरप्राइज कानून के बनाए हुए लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है तो कहीं ना कहीं वो एंटरप्राइज एक सोशली जिम्मेदार एंटरप्राइज है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि आप कोई भी ब्लैक मार्केटिंग मत करो, है ना, ब्लैक में सामान मत बेचो, कंपल्सरीली टैक्सेस आप पे करो, और बिजनेस के लिए है कि आप मिलावट वाला सामान मत बेचो, इस तरह की चीजें। किसी भी गलत चीज का आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह मत करवाओ, अपने कस्टमर्स के साथ में कोई फ्रॉड वगैरह ना करो। ये सब चीजें किसमें आ गई? लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। थर्ड आता है हमारे पास में एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये लॉ नहीं बताता है, लेकिन सोसाइटी में रहने का एक तरीका है, सोसाइटी में रहने का एक एक्सपेक्टेड तरीका होता है कि आपको सोसाइटी में इस तरह से रहना है। दिस इज राइट इन नजर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की नजरों में ये सही है, एंड दिस इज नॉट राइट इन नजर ऑफ सोसाइटी। दिस इंक्लूड्स द बिहेवियर ऑफ द फर्म दैट इज एक्सपेक्टेड बाय सोसाइटी बट नॉट कॉडिफाइड बाय लॉ। इसका मतलब ये फर्म का बिहेवियर है जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि फर्म ऐसे बिहेव करे, ये लॉ नहीं बताता है। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आप हर्ट ना करो, लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आप हर्ट मत करो, उन्हें रिस्पेक्ट करो। डिग्निटी ऑफ पीपल वाइल एडवर्टाइजिंग फॉर अ प्रोडक्ट, जब आप किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को बुरा लग जाए, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए, लोगों के धर्म से रिलेटेड कोई सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए, किसी के कैरेक्टर पर मत जाओ, तो इस तरह का कुछ भी मत करो। और ये पूरी तरह से वॉलंटरी है, आपका मन करता है तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करो, मन नहीं करता तो मत करो। समझ में आया? लास्ट आता है डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पूरी तरह से वॉलंटरी है, सबसे ज्यादा वॉलंटरी है। मन करता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, मन नहीं करता तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मत करो। कहीं पर अर्थक्वेक्स आ गए हैं, फ्लड्स वगैरह आ गए हैं, उन लोगों को चैरिटी देना, उन्हें डोनेशन देना, उन्हें हेल्प करना, ये क्या है? डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या फिर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन्हें हेल्प देना, हेल्थ केयर सेंटर्स को हेल्प वगैरह प्रोवाइड करना, चैरिटी डोनेशन करना, ये किसमें आता है? डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। पूरा पूरा वॉलंटरी है, बिजनेस की इच्छा पर डिपेंड करता है। इसमें एक चीज और आती है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी। ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे प्रपोजल्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाए जहां से कंपनी को अच्छे रिटर्न्स मिलने चाहिए, ऐसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करे जहां से कंपनी को अच्छे रिटर्न्स मिले। ये भी किसमें आता है? डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। करेक्ट हो गया? सारा समझ में आ गया यहां तक? आगे बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग अलग लोगों के टूवर्ड्स, अलग अलग ग्रुप्स के टूवर्ड्स बिजनेस की क्या जिम्मेदारी बनती है। तो चार पार्टीज के टूवर्ड्स हम लोग बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे। नंबर 1 पार्टी है कंपनी के शेयर होल्डर्स। ये सिर्फ कंपनी के अंदर होते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को ही हम क्या बोलते हैं? ओनर्स भी बोलते हैं। एक है वर्कर्स के टूवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक है कस्टमर्स यानी कि कंज्यूमर्स के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लास्ट आता है गवर्नमेंट और कम्युनिटी, समाज के टूवर्ड्स जिम्मेदारी। नंबर 1 देखो, कंपनी की अपने शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, और इन्हीं को हम लोग कंपनी के ओनर्स भी बोलते हैं। इनके टूवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो इन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, यही जिम्मेदारी है। इन्होंने जो पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट करी है, वो इन्वेस्टमेंट सेफ रहनी चाहिए, इनका पैसा डूबना नहीं चाहिए। इन्होंने अगर कोई शेयर 100 रुपए का खरीदा है तो इनका शेयर 200 का हो जाए, इनका शेयर 250 का हो जाए, इनका शेयर 500 का हो जाए, इनके शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज हो, प्लस इन्हें इनके शेयर्स पर अच्छा डिविडेंड मिले, अच्छा रिटर्न मिले, ये कंपनी की जिम्मेदारी है। कंपनी की ये भी जिम्मेदारी है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपने फ्यूचर प्लान से रिलेटेड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे, पूरी इंफॉर्मेशन दे कि कंपनी के फ्यूचर में क्या प्लान्स है, कौन से प्रपोजल में कंपनी पैसा लगाएगी, कंपनी को फ्यूचर की ग्रोथ को लेकर कंपनी की क्या स्कीम है, ये सब कुछ शेयर होल्डर्स को बताया जाए। समझ में आया? वर्कर्स के टूवर्ड्स क्या जिम्मेदारी है कि वर्कर्स को अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले, जहां पर वो काम कर रहे हैं उन्हें अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, प्लस उन्हें फेयर वेजेस मिलनी चाहिए, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जेंडर के बेसिस पर या फिर कास्ट वगैरह के बेसिस पर, और फेयर डील होनी चाहिए मैनेजमेंट के साथ में। अगर मैनेजमेंट वर्कर्स को कोई कमिटमेंट कर रहा है कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो हम तुम्हें बोनस देंगे, कमीशन देंगे, तो मैनेजमेंट अपनी कमिटमेंट्स पूरी करे। फेयर डील्स होनी चाहिए, अच्छी वर्किंग कंडीशन, फेयर वेजेस होनी चाहिए, फेयर डील होनी चाहिए।
कंज्यूमर्स के टूवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक तो कंज्यूमर्स को अच्छी क्वालिटी का सामान मिले, क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, और कंज्यूमर्स को सामान मिले रीजनेबल प्राइसेस पर, बहुत ज़्यादा महंगे में आप मत बेचो। समझ में आया? अगर खाने पीने का आइटम है तो अडल्ट्रेशन, मिलावट नहीं होनी चाहिए, सामान पुअर क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। अगर आपने कस्टमर्स को सर्विस दे रहे हो, सर्विस का वादा करा है, तो सर्विस के अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। किसी तरह का मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट मत करवाओ, आप फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज मत कराओ, ऐसा एडवर्टाइजमेंट मत कराओ कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो मिसलीड हो जाए, मिसगाइड हो जाए। और कंज्यूमर्स को एक हक भी है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर को अगर प्रोडक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मांगता है तो आप उसे प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन दोगे, उसे अवेयर करवाओगे हर चीज को लेकर। समझ में आया? लास्ट एक गवर्नमेंट के टूवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो हर कंट्री का एक लॉ होता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो उस लॉ को फॉलो करा जाए, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करा जाए, उसके दायरे में रहकर काम करना है। सरकार को रेगुलरली टैक्सेस पे करने हैं ऑनेस्टली। एक बिजनेस जो है वो एक अच्छे सिटीजन की तरह काम करे कि जो सोसाइटी की वेल एक्सेप्टेड वैल्यूज है, जैसा सोसाइटी चाहती है वो वैसे बिहेव करे, सोसाइटी के एथिकल नॉर्म्स को फॉलो करे, जो भी कुछ सोसाइटी में अच्छा माना जाता है उन चीजों को फॉलो करे। डर्टी वर्किंग कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, आसपास का सराउंडिंग डर्टी नहीं करना है, चिमनी वगैरह से बहुत ज़्यादा गंदा स्मोक नहीं आना चाहिए। आप अपने एंटरप्राइज के अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कुछ ना कुछ डिवाइसेस सेटअप करवाओ, तो चिमनी से गंदा स्मोक नहीं आना चाहिए, गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को कोई नुकसान हो, आसपास की कम्युनिटी को कोई नुकसान हो। समझ में आ गई? यहाँ तक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखो, बात करते हैं, ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो गया। अब हम पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करेंगे। बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि बिजनेस इस एनवायरमेंट में ही ऑपरेट करता है, काम करता है, तो एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना, सही रखना जरूरी है। प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट is a serious issue that confronts business managers and decision makers। देखो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है मैनेजर्स के सामने, डिसीजन मेकर्स के सामने। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पॉल्यूशन आप सब जानते हो, पॉल्यूशन का मतलब है जब हमारे एयर, वाटर, लैंड, इन सब की जब क्वालिटी खराब हो जाती है उसे हम लोग पॉल्यूशन बोल देते हैं। ये सारी चीज़ें मिसफिट हो जाती हैं, पानी अनफिट हो जाता है कि हम उस पानी को पी नहीं सकते, एयर इतनी अनफिट हो जाती है कि हम उस एयर में प्रॉपर्ली सांस नहीं ले सकते, बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लैंड इतना खराब हो जाता है, इतना खराब हो जाता है कि हम उस पर फार्मिंग नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दिस इज पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट की क्वालिटी भी खराब होती है, ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, कैंसर वगैरह होता है, कई बार हार्ट अटैक आ जाता है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है पॉल्यूशन की वजह से। डैमेज टू नेचुरल एंड मैनमेड रिसोर्सेज। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो। और जो मैनमेड रिसोर्सेज है, जो इंसान ने बनाए हैं, जैसे कोई मार्बल से बनी हुई चीज़ है, वो पॉल्यूशन की वजह से पीली पड़ जाती है, जिसे हम मार्बल कैंसर भी बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए पॉल्यूशन बहुत खराब है। तो अगर हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो सीधा सा है, हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर ले। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और पॉल्यूशन को कंट्रोल करना दोनों एक ही बात है। अगर आपने पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लिया, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, तो अपने आप हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया? आगे देखो, बात करते हैं कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन। इसे हम कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अगर एग्जाम में काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन पूछता है तो भी आपको यही लिख कर आना है। 4 तरीके पॉल्यूशन पढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, फिर है हमारा लैंड पॉल्यूशन और एक है नॉइज पॉल्यूशन। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन। देखो, जब भी एयर के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस एंटर कर जाते हैं तो उसकी वजह से जन्म होता है एयर पॉल्यूशन का। ऐसी एयर हमारे सांस लेने के लिए अनफिट हो जाती है, सही नहीं रहती, सुरक्षित नहीं रहती। होता क्यों है? मेनली हमें कारण पढ़ने हैं। ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल से जो इतना सारा स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, इंडस्ट्रीज वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह से इतना सारा स्मोक निकलता है, अदर केमिकल्स निकलते हैं, उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। और रेस्टोरेंट से जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, रेस्टोरेंट्स की चिमनी से जो चीजें निकलती हैं, जो स्मोक निकलता है, उसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर है, उस ओजोन लेयर में होल होने लग गया है। और आज ये जो ओजोन लेयर है ना,
ये हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती थी। आज सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम तक पहुंचने लग गई है, विच इज अ रीजन ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर। तो समझ में आ गया, गाड़ियों से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला स्मोक और केमिकल से भरा हुआ पानी, और रेस्टोरेंट से निकलने वाला धुआं एयर पॉल्यूशन करता है। वाटर पॉल्यूशन की बात करें, जब वाटर के अंदर भी हार्मफुल सब्सटेंसेस एंटर कर जाते हैं तो वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। ऐसा पानी पीने से पता है डायरिया वगैरह हो जाता है। वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड फ्रॉम केमिकल एंड वेस्ट डंपिंग। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, स्पेशली प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्रीज से केमिकल से भरा हुआ जो गंदा पानी है वो नदियों में बहाया जाता है, वेस्ट नदियों में डंप ऑफ करा जाता है, वाटर पॉल्यूशन होगा। बिजनेस एंटरप्राइजेस हैव बीन डंपिंग वेस्ट इनटू रिवर्स, रिवर्स में भी बहाया जाता है, स्ट्रीम्स, लेक्स में भी बहाया जाता है। उसके बहुत गंदे गंदे कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि जो एक्वेटिक लाइफ है, पानी में रहने वाले जीव जंतु है, उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। समझ में आया वाटर पॉल्यूशन के कारण क्या है? लैंड पॉल्यूशन वही है जो इतना सारा केमिकल से भरा हुआ वेस्ट है वो ऐसे ही लैंड पर डंप ऑफ कर दिया जाता है, लैंड पर डाल दिया जाता है, लैंड खराब हो जाता है, लैंड पॉल्यूशन होता है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो जो लैंड है वो एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए अनफिट होता जा रहा है, हमारी जमीन बंजर होती जा रही है, खेती कहाँ करेंगे हम लोग। नॉइस पॉल्यूशन, फैक्ट्रीज से मशीनों की आवाज आती है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। व्हीकल से हॉर्न की इतनी आवाज आती है, लाउड स्पीकर्स की आवाज आती है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। हेल्थ हजार्डियस है, इसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस होती हैं। कंप्लीट लॉस ऑफ हियरिंग हो सकता है कि भाई सुनाई देना ही बंद हो जाए। माल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, हार्ट सही से काम नहीं करता। मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जब शोर आता है, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है, गुस्सा ज्यादा आने लगता है। तो हेल्थ हजार्डियस है। समझ में आ गया यहां तक? आगे देखो, बात करते हैं नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। अब देखो, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की क्यों जरूरत है, बिजनेसमैन के लिए क्यों जरूरी है कि वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करे। नंबर 1 है रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड्स। अगर हम लोगों ने पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लिया तो इतनी सारी जो हेल्थ हजार्डियस डिजीजेस हैं हम कहीं ना कहीं उन पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, लंग के साथ में कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, अजमा है, लॉस ऑफ हियरिंग है। ये सारी चीजें क्यों होती हैं? पॉल्यूशन की वजह से होती है। अगर हम लोगों ने पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लिया तो हम कहीं ना कहीं इन डेडली डिजीजेस से बच जाएंगे, कहीं ना कहीं हेल्थ हजार्ड्स कम हो जाएंगे। समझ में आया? पहला। नंबर 1 है रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ लाइबिलिटी। कई बार ऐसा होता है बहुत सारी चीजों के लिए कि एनवायरनमेंट में हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही हैं, या फिर बहुत सारा लिक्विड और सॉलिड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट पानियों नदियों में जा रहा है, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में जा रहा है, सॉलिड वेस्ट लैंड पे जा रहा है, तो लैंड जो है वो एग्रीकल्चर के लिए अनफिट होता जा रहा है, एयर पॉल्यूशन, वॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है। इन सब चीजों के लिए बिजनेस को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो बेटर है बिजनेस एंटरप्राइजेस खुद ही अपने एंटरप्राइज के अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस इंस्टॉल करवा ले और इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। समझ में आया? ताकि उनकी जिम्मेदारी कम हो सके। कॉस्ट सेविंग भी है। देखो होता क्या है, जब एंटरप्राइज बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट करता है ना, तो इस वेस्ट को डिस्पोज करने पर बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। समझ में आया? जब एंटरप्राइज बहुत सारा वेस्ट जनरेट करता है, चाहे वो वाटर की फॉर्म में वेस्ट हो, केमिकल से भरा हुआ पानी हो, चाहे सॉलिड वेस्ट हो, उसके डिस्पोजल पर अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। साथ साथ में जो प्लांट है, जो मशीनरी वगैरह है, उन्हें बार बार क्लीन करवाना पड़ता है, तो इसकी वजह से बिजनेस की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचेगा, पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस इंस्टॉल करवाएगा ना, तो कहीं ना कहीं वो इस कॉस्ट से बच जाएगा। ये डिस्पोजल पर जो पैसा खर्च हो रहा है, इस गंदगी के ट्रीटमेंट पर जो पैसा खर्च हो रहा है ना, उस कॉस्ट से बिजनेस बच जाएगा। इंप्रूव्ड पब्लिक इमेज, एक ऐसा बिजनेस जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस एस्टैब्लिश करवाता है, ऐसे एंटरप्राइज की पब्लिक में इमेज इंप्रूव हो जाती है। सोसाइटी को लगता है यार रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज है, तो खुद की इमेज के लिए अच्छा है। अदर बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम होगा, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करा जाएगा, क्लियर विजिबिलिटी मिलेगी, साफ हम देख पाएंगे, ब्लरी विजन नहीं रहेगा, बिल्डिंग्स क्लीन दिखने लगेंगी, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे, अजमा वगैरह रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बिजनेस को प्योर फॉर्म के अंदर मिलने लगेंगे। समझ में आ गया? करेक्ट है यहां तक? आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में बिजनेस का क्या योगदान होता है, क्या रोल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में गिवन है।
A definite commitment by top management of the enterprise to create, maintain and develop work culture for environmental protection and pollution prevention। देखो ये सबसे पहला काम टॉप मैनेजमेंट का है। टॉप मैनेजमेंट मतलब ऊपर ही ऊपर वाले मैनेजमेंट का काम है, उनका कमिटमेंट है कि वो एक ऐसा वर्क कल्चर एनवायरमेंट क्रिएट करे, डेवलप करे, मेंटेन करे, जहां पर सब लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करें, पॉल्यूशन को कम करने पर फोकस करें। समझ में आए? टॉप मैनेजमेंट का काम है कि वो ऐसा वर्क कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलप करे, क्रिएट करे, मेंटेन करे, जहां पर लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचते हैं और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं। नंबर 1 क्लियर है। इंश्योरिंग दैट कमिटमेंट टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज शेयर्ड थ्रू आउट द एंटरप्राइज बाय ऑल डिविजन्स एंड एम्प्लॉइज। अब टॉप मैनेजमेंट ने ऐसा वर्क कल्चर डेवलप कर लिया, टॉप मैनेजमेंट का काम है वो इस चीज के बारे में पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बताए। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी डिवीजन है, जितने भी एम्प्लॉइज है, उन सबको बताया जाए कि भाई हमें ऐसा वर्क कल्चर डेवलप करना है जहां पर हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, कम से कम पॉल्यूशन करेंगे, तभी होगा। डेवलपिंग क्लियर कट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर परचेजिंग गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल। जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो ऐसे पॉलिसीज, ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं कि हम अच्छी क्वालिटी का ही रॉ मटेरियल खरीदेंगे जिससे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होगा। एम्प्लॉइंग सुपीरियर टेक्नोलॉजी, हम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जिससे एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं होगा। यूजिंग साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, उसे डिस्पोज करने के लिए, उसे ठिकाने लगाने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करी जाएंगी। एंड डेवलपिंग एम्प्लॉय स्किल फॉर द पर्पस ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देंगे, उन्हें स्किल्स देंगे कि आप पॉल्यूशन को किस किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। कंप्लाइंग विद द लॉस एंड रेगुलेशंस इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, कंट्री में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लेकर आती है, लॉस बनाती है, उन सारे रूल्स रेगुलेशन और लॉस को फॉलो करना, उनको ओबे करना। पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ हजार्डियस सब्सटेंसेस, क्लियरिंग अप ऑफ पॉल्यूटेड रिवर्स, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड चेकिंग डिफॉरेस्टेशन। बहुत बार सरकार भी प्रोग्राम्स लेकर आती है कि जितने भी हजार्डियस सब्सटेंसेस हैं, हजार्डियस केमिकल्स वगैरह हैं, उन्हें किस तरह से मैनेज करना है, नदियों को किस तरह से क्लीन करना है, पेड़ उगाने हैं, डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ जितने ज्यादा कट रहे हैं, ट्रीज कट रहे हैं, उन्हें चेक करना, इस तरह के सारे प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट करना, ये भी बिजनेस का काम है। पीरियोडिकल असेसमेंट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट सो एज टू इंक्रीज द प्रोग्रेस विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। टाइम टू टाइम, पीरियोडिकली, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, हर साल भर में जो बिजनेस का पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम है ना, बिजनेस जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने पर फोकस कर रहा है, उस प्रोग्राम की कुछ ना कुछ कॉस्ट भी आती है, उसके हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स, फायदे भी होते हैं। तो कॉस्ट और बेनिफिट्स को अच्छे से एनालाइज करना कि अगर कॉस्ट कम आ रही है और फायदे ज्यादा हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। समझ में आया? तो टाइम टू टाइम देखना कि हमारे इस प्रोग्राम की कॉस्ट कम आ रही है ना, हमें बेनिफिट्स तो ज्यादा मिल रहे हैं ना, और टाइम टू टाइम वर्कशॉप, सेमिनार्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करवाना, ताकि जितने भी सप्लायर्स है जिनसे रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, डीलर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन हो, उन्हें सिखाया जाए इन वर्कशॉप्स में कि किस तरह से हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये किसका रोल है? बिजनेस का रोल है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। करेक्ट हो गया? यहां तक अच्छे से समझ में आ गया? लास्ट हम लोग बात करते हैं बिजनेस एथिक्स के बारे में। लास्ट टॉपिक है, देखो एथिक्स और एक होता है बिजनेस एथिक्स, सेम सी बात है। एथिक्स का मतलब क्या होता है? कभी लॉ नहीं बताता हमें, कानून नहीं बताता कि हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कानून नहीं बताता कि हमें ऑनेस्ट रहना है, डिसऑनेस्ट नहीं रहना। कानून हमें नहीं बताता है कि बड़ों की इज्जत करनी है, ये सारी चीजें कानून नहीं बताता है। सोसाइटी में रहने का एक तरीका होता है, सोसाइटी में रहने का एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है कि सोसाइटी में मोस्टली लोग ऐसा करते हैं, तो ये सोसाइटी में रहने का तरीका होता है। हमें सोसाइटी में रहने से पता चलता है दैट दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, है ना। हमें सच बोलना है, हमें बड़ों की इज्जत करनी है, हमें रिस्पॉन्सिबल रहना है, ट्रस्ट करना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लोगों की हेल्प करनी है। दीज थिंग्स आर एथिकली राइट, इन्हें हम बोलते हैं एथिकली अपराइट बिहेवियर, सही बिहेवियर है। कोई गाली दे रहा है, लड़ाई कर रहा है, झूठ बोल रहा है, किसी की इज्जत नहीं कर रहा है, वो एथिकली सही बिहेवियर नहीं है। तो हमें सोसाइटी में रहने से पता चलता है, एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है दैट दिस इज एथिकली राइट, दिस इज एथिकली रॉन्ग, इन्हें हम एथिक्स बोलते हैं। लॉ कभी नहीं बताता हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो एथिक्स इज कंसर्न विद
व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर। एथिक्स का मतलब है ह्यूमन बिहेवियर में क्या सही है क्या गलत है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एज अप्रूव्ड बाय सोसाइटी। सोसाइटी अप्रूव करती है, सोसाइटी के अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्म सेट हो चुका है कि ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, इन चीजों को हम एथिक्स बोल देते हैं। कुछ अच्छा है तो हम बोलेंगे एथिकली अपराइट बिहेवियर है, सही बिहेवियर है। वैसे ही बिजनेस के भी एथिक्स होते हैं, बिजनेस के भी एथिक्स हैं, सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी का सामान बेचे, रीजनेबल प्राइसेस पर बेचे, घपलेबाजी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह नहीं करवाने हैं। ये क्या है? बिजनेस एथिक्स है। बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू सोशली डिटरमाइंड मॉरल प्रिंसिपल्स व्हिच शुड गवर्न बिजनेस एक्टिविटीज। सोसाइटी बताती है, सोसाइटी में रहने का एक तरीका है कि बिजनेस को ये अपनी मॉरल प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, बिजनेस का ये एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, दैट इज बिजनेस एथिक्स। दैट इज चार्जिंग फेयर प्राइजेस फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से फेयर प्राइजेस चार्ज करना, मतलब नॉर्मल प्राइजेस चार्ज करना प्रोडक्ट की वैल्यू के हिसाब से, कम भी चार्ज मत करो ज़्यादा भी चार्ज मत करो। यूजिंग फेयर वेट्स, चीज़ों का मेजरमेंट करने के लिए जो मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं वो फेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बंदे से लिए तो 100 रुपये हैं, सामान आप उसे 70 रुपये जितना ही दे रहे हो, है ना। 100 रुपये ले लिए, वेट करा, सामान आप उसे 70 रुपये जितना ही दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फेयर वेट्स के लिए मेजरिंग डिवाइसेस आपको यूज़ करनी है। गिविंग फेयर ट्रीटमेंट टू वर्कर्स, वर्कर्स को फेयर ट्रीटमेंट दो, कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं होना चाहिए जेंडर के बेसिस पर, नेशनैलिटी के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर। और साथ साथ में प्रॉफिट्स भी अर्न करना, क्योंकि आप समाज सेवा नहीं कर रहे हो, बिजनेस का मकसद ही क्या है? प्रॉफिट्स अर्न करना। ये बिजनेस एथिक्स होते हैं, करेक्ट है। 5 पॉइंट्स है इसमें सिर्फ एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। नंबर 1 है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट का ये काम है, top management has a crucial role, important role in guiding the entire organization towards ethically upright behavior। top management का ये काम है कि वो पूरे organization को गाइड करे, सब लोगों को, सारे एम्प्लॉय, सारे डिपार्टमेंट्स को गाइड करे कि आपका बिहेवियर एथिकली अपराइट होना चाहिए, हमें एथिकली अच्छे से बिहेव करना है सोसाइटी के साथ में। टू अचीव दिस द हायर लेवल मैनेजर्स, जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर CEO वगैरह है, नीड टू बी ओपनली एंड स्ट्रांगली कमिटेड टू एथिकल कंडक्ट। जितने भी हायर लेवल मैनेजर्स है, CEO वगैरह है, CFO वगैरह है, इनका काम है कि इनका बिहेवियर एथिकली अपराइट होना चाहिए। ये जब भी कोई काम कर रहे हैं ये एथिकली अच्छा काम करे, मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, कोई गिरा हुआ काम ना करे बिजनेस के अंदर। दे मस्ट गिव कॉन्टिन्यूअस लीडरशिप टू फॉर अपहोल्डिंग द वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं ये एक अच्छे लीडर साबित हो, एथिकली अपराइट इनका बिहेवियर होना चाहिए कि इन्हें दूसरे वर्कर्स फॉलो करें और उनका बिहेवियर भी एथिकली अच्छा हो। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है ये। पब्लिकेशन ऑफ कोड का मतलब क्या है? देखो, हर बिजनेस के कुछ ना कुछ एथिक्स होते हैं कि आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना। जब इन चीज़ों को पब्लिश कर दिया जाता है, जब इनके लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है कि ये चीज़ें एथिकली सही हैं, हम लोगों को ये काम करना है, ये चीज़ें एथिकली गलत है, हमें ये काम नहीं करने, एक रिटन डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है, उसे हम कोड बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। एंटरप्राइजेस विथ इफेक्टिव एथिक प्रोग्राम, जिन ऑर्गेनाइजेशन का एथिकल प्रोग्राम अच्छा होता है, टू डिफाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट सेट करते हैं कि आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सारी चीजें रिटर्न में होती है, जैसे कोड बोला जाता है। अब इस कोड में सब कुछ आ जाता है कि हमें फंडामेंटली ऑनेस्ट रहना है, एडहेरेंस टू लॉ, लॉ को फॉलो करना है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है, प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी, सेफ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्कप्लेस, वर्कप्लेस हेल्दी होनी चाहिए, वर्कप्लेस का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, हेल्दी वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि ये अपने बारे में सोच रहा है, ये अपने बारे में सोच रहा है, हम सबको मिलजुल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी है, जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है तभी भी हमें एथिकली सही रहना है। ये नहीं देखना कि हम कास्ट के बेसिस पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जेंडर के बेसिस पर दे रहे हैं, जो सही है उसे हम हायर करें। एथिकली हमारा बिहेवियर फेयर होना चाहिए, जब हमारी चीज़ों को बेच रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तभी भी बिहेवियर एथिकली सही होना चाहिए। मतलब वही है, हर चीज़ को फेयर दिखाना है, कुछ गलत नहीं दिखाना है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, घपलेबाजी नहीं करनी है, टैक्सेस देने हैं, सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी का गुड बेचना है, मिसगाइड नहीं करना है। ये सब चीज़ें क्या है? कोड में लिखी हुई होती हैं। थर्ड है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। कंप्लायंस मैकेनिज्म का मतलब है टॉप लेवल मैनेजर्स ने तो कोड भी बना दिया, वो तो एथिकली उनका बिहेवियर भी अपराइट है, सही है। अब ये भी चेक करना
करना कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इस कोड को फॉलो भी करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा। कंप्लायंस मैकेनिज्म का मतलब है स्ट्रिक्टली चेक करना कि एथिकल बिहेवियर प्रैक्टिस हो भी रहा है एक्चुअली या नहीं हो रहा है, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट एक्चुअल डिसीजंस एंड एक्शंस कंप्लाई विद द फर्म्स एथिकल स्टैंडर्ड। फर्म ने तो एथिकल स्टैंडर्ड सेट कर दिया, फर्म ने तो अपना कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया है। अब एक्चुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो एक्चुअली एक्शंस हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, जो वर्कर्स कर रहे हैं, वो सारा काम इस कोड के अकॉर्डिंग, एथिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, चेक करना। पेइंग अटेंशन एथिकल इन हायरिंग, जब आप एम्प्लॉइज को हायर कर रहे हो तब आपका बिहेवियर एथिकल होना चाहिए। टाइम टू टाइम ऑडिटिंग करवाना, चेक करना कि सब लोग एथिकल बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं ना, और एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना जहां पर अगर कोई भी पर्सन का बिहेवियर एथिकली सही नहीं है तो दूसरा पर्सन आके उसकी कंप्लेंट कर सके। लास्ट है एम्प्लॉइंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स। ये जो काम है इसके अंदर सारे एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स का बिहेवियर ही एथिकली अपराइट हो, सारे एम्प्लॉइज का बिहेवियर एथिकली अपराइट होना चाहिए। इट इज द एम्प्लॉइज एट डिफरेंट लेवल्स हु इंप्लीमेंट एथिकल पॉलिसीज। ये वर्कर्स का काम है कि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिकली उनका बिहेवियर होना चाहिए, एथिकली अपराइट होना चाहिए। देयर इन्वॉल्वमेंट इन एथिकल प्रोग्राम्स मस्ट बी बिकम्स अ मस्ट। जब भी कोई एथिकल प्रोग्राम सेट करा जा रहा है, कोड सेट करा जा रहा है, तो उसमें एम्प्लॉइज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड एम्प्लॉइज ही कस्टमर्स के साथ में डील करेंगे। मेजरिंग रिजल्ट, टाइम टू टाइम एवैल्यूएशन करना, जैसे आपके स्कूल का रिजल्ट आता है, रिपोर्ट कार्ड आता है, तो रिजल्ट्स भी मेजर करना कि हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड सेट करे थे उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ऑल्दो it is difficult to accurately measure the end results of ethic program, कहीं ना कहीं ये काम मुश्किल है। The firms can certainly audit to monitor compliance with ethical standards, लेकिन firms time to time auditing करवा सकती हैं, चेकिंग करवा सकती हैं कि यार हम लोगों ने जो ethical standard सेट करा है, जो कोड सेट करा है कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, क्या उसे प्रॉपरली फॉलो करा जा रहा है, उन कंप्लायंसेस को फॉलो करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा है, रिजल्ट्स मेजर करना। समझ में आया? इसी के साथ में वी हैव डन एट चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, और हमारा बिजनेस स्टडीज का पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 2, जिसमें हमारे पास में सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अगर किसी को पार्ट 2 एडवांस में करना है पूरा, तो पार्ट 2 के चारों चैप्टर्स मैंने पिछले साल भी अपलोड करे थे, आप उस वाली प्लेलिस्ट से भी कर सकते हो। स्टिल हम लोग अभी भी फ्रेश हमारा नया सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, इट विल गिव मी अ लॉट of motivation. I will see you in the next class. Lots of love. Bye bye.